दोस्तों, आज हम 8 अप्रैल के दिन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज 8 अप्रैल है और 8 अप्रैल के दिन हिंदुस्तान के, बल्कि कहना चाहिए कि इस पूरे बर्रे-ए-सगीर के, जिसमें उस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तक के बर्मा भी शामिल थे, और उस वक्त की 2 ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे। पहली घटना थी 8 अप्रैल 1857 की। 8 अप्रैल 1857 जो है, उसको हिंदुस्तान का पहली जंगे आज़ादी या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, जिसको कार्ल मार्क्स ने भी इसी तरह याद किया है। और उस दिन बैरकपुर यानी कलकत्ता के नज़दीक एक आर्मी की छावनी थी अंग्रेज़ों की। उस वक्त हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और बगावत शुरू हुई ईस्ट इंडिया कंपनी में बैरकपुर से, जहाँ पे मंगल पांडे ने पहले जब बगावत का झंडा उठाया तो 8 अप्रैल को 1857 को उसे गोली से उड़ा दिया गया। जिसके बाद मैंने हिंदुस्तान के जो फौजी थे ब्रिटिश आर्मी में, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में, उन लोगों ने फैसला किया पूरे हिंदुस्तान में जंगे आज़ादी शुरू करने का। उस वक्त के हिंदुस्तान के नाम मात्र के बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना और 11 मई का दिन चुना मेरठ से बगावत की शुरुआत के लिए। लेकिन एक दिन पहले ही 10 मई को बगावत वहाँ से शुरू हो गई थी। माने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे ने जो शहादत देकर एक चिंगारी बोई, उस चिंगारी को 10 मई को अंजाम दिया मेरठ से। जाहिर है कि ब्रूटल फोर्स द्वारा, हालांकि हिंदुस्तानियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी पूरे हिंदुस्तान में, कानपुर में और तमाम जगहों पे बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस हुई, लेकिन हिंदुस्तान की फौजियों के पास, हिंदुस्तानियों के पास कुछ लीडर तो थे। रानी झांसी हुई, झलकारी बाई हुई, नाना फडणवीस हुए, बहुत लोग हुए, तांतिया टोपे हुए, वीर कुंवर सिंह हुए। इन सब ने बहुत ज़बरदस्त, लेकिन बहुत कम संख्या के बावजूद अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़्यादा उसकी ताकत के उस पर, मैंने उसको कहना चाहिए कि उस बगावत को दबा दिया। तो उस हालत में मैंने फिर उस बगावत को तो दबा दिया, लेकिन उसके बाद मैंने इस घटना को दोहराया गया। मैंने फिर 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929, ये दिन भी जहाँ तक मुझे लगता है भगत सिंह ने खास तौर पे ही चुना था। उस वक्त मैंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी 8 और 9 सितंबर को 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में बन चुकी थी, और HSRA ने और नौजवान भारत सभा, जिसका बहुत बड़ा जन संगठन था, उन लोगों ने ये फैसला किया था कि अब वो मज़दूरों में, किसानों में, विद्यार्थियों में, उनमें जन आधार बनाएंगे, मैस ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। और एक तरीके से उन्होंने कहना चाहिए कि वो रास्ता जिसके चलते उनको डकैतियाँ डालनी पड़ती थी
या कोई हत्याएं करनी पड़ती थी, वो रास्ता उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसकी वजह से उनको कुछ एक्शन फिर करने पड़े, जिसमें 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या शामिल थी, जिसकी वजह थी कि 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन के खिलाफ 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में जन प्रदर्शन का मैस मूवमेंट का लीडरशिप करते हुए लाला लाजपत राय को बहुत बुरी तरह से मारा गया था लाठियों से, जिसकी वजह से 17 नवंबर 1928 को वो वफात पा गए थे, उनका देहांत हो गया था। और तब बहुत बड़े नेशनलिस्ट चित्तरंजन दास की विधवा बासंती देवी ने यह कहा था कि हिंदुस्तान के नौजवान मर गए हैं क्या? उनकी आंख की शर्म नहीं है कि हिंदुस्तान के इतने बड़े नेता शेर पंजाब को इस तरीके से एक छोटे से पुलिस अफसर ने लाठियों से मार डाला। तो क्या हिंदुस्तान के नौजवान हिंदुस्तान की डिग्निटी के लिए, उसकी इज्जत के लिए कुछ करेंगे? तब ये फैसला किया था भगत सिंह और उनके ग्रुप ने, HSRA ने, कि हाँ जरूर हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की इज्जत के लिए हमें ब्रिटिश हुकूमत के जो प्रतीक हैं, माने हमारा किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई हम किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने हमारे मुल्क के प्रतीक, हमारे मुल्क की आज़ादी संग्राम के प्रतीक लाला लाजपत राय को चूंकि मारा है, तो उसके बदले में हम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के, उपनिवेशवाद के, बस्तीवाद के जो उस वक्त के प्रतीक थे, माने लाहौर के SSP स्कॉट, जिसके हुक्म पे ये सब किया गया था, लाठीचार्ज किया गया था, और लाठीचार्ज में हिस्सा लिया था, खुद अपने हाथों से लाठियां बरसाई थी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मैंने सैंडर्स ने। तो स्कॉट तो किसी तरह से उसमें बच गया उस सेक्शन में, लेकिन सैंडर्स मारा गया था। और उसके बाद से मैंने HSRA के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी कि अब उनको बहुत लंबे अरसे तक ब्रिटिश गवर्नमेंट काम करने नहीं देगी। इसलिए अपनी जो HSRA की जिंदगी है, HSRA का जो अस्तित्व है, इससे पहले कि उसको अंग्रेज अपने दमन के द्वारा ख़त्म कर डालें, कुछ ऐसे एक्शन करने जरूरी हैं जिससे जनता के बीच जागृति आए। उसी सिलसिले में ये 8 अप्रैल 1929 की ऐतिहासिक घटना हुई। माने उस वक्त 2 ऐसे कानून अंग्रेजों ने बनाए थे। एक का नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो मजदूरों के खिलाफ था, मजदूरों के हड़ताल करने के हक के खिलाफ था, मजदूरों की आंदोलन करने के हक के खिलाफ था। और एक पब्लिक सेफ्टी एक्ट, माने जो नागरिक अधिकारों, सिविल राइट्स के खिलाफ था, अखबार वालों के खिलाफ था। माने कोई भी जनता कोई विरोध करती थी किसी डेमोक्रेटिक इशू को लेकर, उसके खिलाफ था। तो वो 2 कानून अंग्रेज लेकर आए थे। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय सीधे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का, महारानी विक्टोरिया का डायरेक्ट शासन हो गया था। इंग्लैंड की पार्लियामेंट से हिंदुस्तान की हुकूमत चलाई जाती थी और वायसराय हिंदुस्तान में जो था वो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का रिप्रेजेंटेटिव था। और उस वक्त ये भले ही सेंट्रल असेंबली बनी हुई थी, जिसमें कुछ मुश्किल से थोड़े से लोग चुनकर जाते थे और ज़्यादातर लोग नॉमिनेट होते थे। और उन नॉमिनेट लोगों की मदद से अंग्रेज़ों ने ये कानून पास करवाने चाहे थे। उसके बावजूद ये कानून पास नहीं हो पा रहे थे
और अंग्रेज इसको ऑर्डिनेंस के जरिए, जैसे आज भी हिंदुस्तान की हुकूमत करती है, जब कोई कानून पास नहीं करवा सकते पार्लियामेंट को स्थगित रख के, तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है। तो अंग्रेज़ों वाली जो परंपरा है, आज की हिंदुस्तानी सरकारें भी उसी कॉलोनियल परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। आज भी आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का क्या हाल है। खैर, उस वक्त उन लोगों ने, भगत सिंह और उनके साथियों ने ये सोचा कि हमें इस मौके पे जनता की भावनाओं को पहुंचाना चाहिए देश की संसद तक, जो उस वक्त सेंट्रल असेंबली कहलाती थी। और उस वक्त उन्होंने फैसला किया कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों जाएंगे सेंट्रल असेंबली में, और जिस वक्त ये कानून के बारे में कुछ फैसला सुनाया जाएगा, उस वक्त वो ये बम फेंकेंगे जिसका मकसद सिर्फ धमाका करना होगा। वो बम ऐसे नहीं होंगे जो किसी को मारने के लिए हों, जिससे कोई मारा जाए, बल्कि सिर्फ इतना ही होगा कि वो बहुत ज़ोर से धमाका करेंगे, उसके अलावा ज़्यादा नुकसान वो नहीं करेंगे। और ये चीज़ भगत सिंह ने सीखी थी फ्रांस के क्रांतिकारी वेलिया से। तो वेलिया ने 1893 में, मैंने इस घटना से समझ लीजिए 36 साल पहले, जबकि फ्रांस में बहुत भूखमरी थी, फ्रांस में लोग भूखों मर रहे थे, और वहाँ फ्रांस की रानी यह कहती थी कि अगर लोगों को रोटी नहीं मिलती तो वो सेब खाएं। माने गरीब लोगों के लिए, जैसे हिंदुस्तान में भी कहा जाए कि आज जो हमारे लाखों मजदूर कोरोना की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से या कोविड की वजह से सड़कों पे पहुंचे हुए हैं, दर दर मारे फिर रहे हैं सब जगह, और बहुत सारे लोग उनमें भूखों भी मर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि कोरोना से मरने से पहले हम लोग भूख से ही मर जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने इंग्लैंड की, ऐसे लोगों को अगर आज की सरकार ये कहे कि अगर तुमको रोटी नहीं मिलती तो तुम लोग सेब खाओ, तो कैसा लगेगा उनको। मैंने वैसी हालत फ्रांस में थी। तो वेलिया वहाँ के नौजवान इनकलाबी थे, क्रांतिकारी थे, और वेलिया ने फ्रांस की पार्लियामेंट में इसी तरीके से धमाका करने के लिए बम फेंका था, मारने के लिए नहीं फेंका था। उसकी बड़ी मशहूर कहावत हो गई थी, टू मेक द डेफ हियर, बहरों को सुनाने के लिए, जो एस इरफान हबीब ने, हमारे इतिहासकार साथी ने, अपनी किताब का नाम ही रखा है। तो उसमें मैंने, वेलिया ने भी जब ये काम किया तो एक तरीके से फ्रांस की जनता की आवाज़ थी वो, जिसको धमाके के रूप में सुनाया गया, और वेलिया को भी उस वक्त फांसी ही दी गई थी फ्रांस में। और हिंदुस्तान में भी उससे कोई अलग निजाम नहीं था। हिंदुस्तान में भी अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी, वहाँ की फ्रांस की हुकूमत से किसी भी तरीके से अलग नहीं थी, बल्कि कहना चाहिए कि हिंदुस्तान में तो अंग्रेज़ों की हुकूमत एक विदेशी हुकूमत थी, एक बाहर की हुकूमत थी, एक कॉलोनियल बस्तीवादी हुकूमत थी, जिसने हिंदुस्तान पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ था, हिंदुस्तान के लोगों की इच्छाओं के खिलाफ कब्ज़ा किया हुआ था, और उससे तो उससे ज़्यादा की उम्मीद की भी नहीं जा सकती थी कि वो फ्रांस से कुछ अलग करेंगे। तो खैर, ये ऐतिहासिक घटना अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। इसकी कहानी में, आज चूँकि 8 अप्रैल है, हम लोग इस वक्त उस दिन को याद कर रहे हैं, भगत सिंह को और बटुकेश्वर दत्त को, उनकी बहादुरी को, उनके इस ज़बरदस्त जो उन्होंने किया था उसको याद कर रहे हैं, एक्शन को, और उस वक्त किस तरीके से ये एक्शन अंजाम दिया गया, ये भी बहुत दिलचस्प है। मैंने इसके लिए भगत सिंह दिल्ली में आके फरवरी मार्च में सीताराम बाज़ार में रहे। अब वो घर मालूम नहीं है, अगर दिल्ली वाले खोज पाएँ और दिल्ली की सरकार ही अगर उसको खोज पाए कि वो घर कौन सा था, तो बहुत अच्छा होगा। उसके ऊपर अगर प्लेक लग जाए। पिछले दिनों 104 साल की उम्र में, 105 साल की उम्र में दिल्ली के एक बहुत पुराने नेशनलिस्ट का देहांत हुआ है, और वो ये दावा करते थे
कि वो जिन दिनों भगत सिंह यहाँ पे थे रुके हुए, वो उनको खाना देने जाया करते थे। और वो मैं उनके घर गया हूँ, जामा मस्जिद के नज़दीक उनका घर है। और फिर दोबारा अप्रैल में वो नई सड़क पे कहा जाता है कि वो रुके हैं। किस घर में रुके हैं ये अभी भी निशानदेही उनकी नहीं हुई है। और वहाँ दिल्ली रहकर उन्होंने 3 या 4 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोनों ने इस घटना के ऐतिहासिक अंजाम का उनको अंदाज़ा था और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने तैयारी की थी। और कश्मीरी गेट पे एक रामनाथ फोटोग्राफर थे, 25-30 साल पहले तक उनकी दुकान वहाँ हुआ करती थी। मैंने उनके बच्चे बाद में उसको चलाते थे, अब वो दुकान बंद हो चुकी है। लेकिन दिल्ली असेंबली बम कांड में रामनाथ जो फोटोग्राफर थे उनकी बाकायदे गवाही हुई है कि दोनों ने फ़ोटो खिंचवाए वहाँ जाके। जो भगत सिंह का हैट वाला फ़ोटो है वो उसी वक्त से, जो मेरे शायद आप पीछे भी देख सकते होंगे, तो ये उसी वक्त से बहुत मशहूर हुआ। और साथ में बटुकेश्वर दत्त ने, दोनों ने अलग अलग खिंचवाए, लेकिन जिन दिनों लाहौर में जेल में वो दोनों भूख हड़ताल कर रहे थे और उनके साथी भी भूख हड़ताल कर रहे थे, तो दोनों के फ़ोटो एक फ्रेम में एक साथ छपते थे। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, वो लाहौर के अखबारों में और तमाम अखबारों में उन दिनों दोनों भूख हड़ताल पे रहते हुए उनके फ़ोटो छपते थे। तो उस वक्त वो फ़ोटो खिंचवाए। अब ये मसला था कि पार्लियामेंट के अंदर या सेंट्रल असेंबली के अंदर कैसे घुसा जाए। एक मैं भ्रम जो है दूर कर दूं आप लोगों का। कुछ लोगों को अभी भी ये भ्रम है कि ये बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, जिसे आज दिल्ली असेंबली कहा जाता है, ये सेंट्रल असेंबली से पहले हुआ करती थी असेंबली, इसी का नाम सेंट्रल असेंबली हुआ करता था, शायद वहाँ बम फेंके। लेकिन ये बात सही नहीं है। सही बात यही है कि ये बम जो आज पार्लियामेंट कहलाती है, जिसको उस वक्त सेंट्रल असेंबली कहा जाता था, इसी में फेंके गए थे, क्योंकि ये इमारत 1927 तक बनके तैयार हो चुकी थी और इसने वहीं से फंक्शन करना शुरू कर दिया था। और 1919 तक तो बाकायदे वहाँ से फंक्शनिंग होती थी। बल्कि हमने अपने मेन स्ट्रीम में जो हमारा लेख छपा है, जो आज हमारे फेसबुक पेज पे लगा हुआ भी है, भगत सिंह स्टडी, हमारे ब्लॉग में भी वो लेख है, उसका हिंदी तर्जमा भी जनमत ने करके लगाया हुआ है, वो भी लिखा है। उस पर हमने बाकायदे उन सीटों का विवरण दिया है, 87 से 88, 89 और 146, 47, 48, जो बेंचों की वो सीटें थीं जिनके ऊपर बम जाके गिरा था, जो बेंचें टूटी थीं। और इस तरीके से मैंने ये ऐतिहासिक प्रमाणिक है कि यही पार्लियामेंट थी। हैरानी की बात यह है कि आज इसी पार्लियामेंट को, जो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, जो बहुत अंग्रेज़ों ने जब बनाई थी तो वो बहुत उस तरीके से बनी हुई थी, आज उसी को ये आज की सरकार जो है, मोदी सरकार, ये कोरोना वायरस की चिंता इसको नहीं है, वो लाखों मजदूरों की चिंता नहीं है जो सड़कों पे भूखे मर रहे हैं। इनको 20,000 करोड़ रुपया उसके लिए चाहिए, सेंट्रल विस्ता के लिए, वहाँ पे अपने अपने राष्ट्रपतियों के लिए, प्रधानमंत्रियों के लिए कोठियाँ बनाने के लिए, ये सब करने के लिए चाहिए। और गरीब भूखे मरते रहें। कोरोना के लिए उसमें जो प्रधानमंत्री ने अपने नाम से फंड निकाल रखा है, उस फंड में वो 20,000 करोड़ रुपया क्यों नहीं ट्रांसफर किया जाता? मैं सवाल करता हूँ, और आप लोगों को भी सवाल करना चाहिए कि 20,000 करोड़ जो ऐश इशरत पे किया खर्च करना चाह रहे हैं, उसको वो गरीबों के लिए क्यों नहीं खर्च किया जाता? कोरोना के लिए क्यों नहीं खर्च किया जाता? तो ये सवाल करना चाहिए। आज के दिन ये सवाल करना बनता है, आप सबका बनता है। कुछ देश के नेताओं ने ये सवाल किया है, लेकिन आपको भी सवाल करना चाहिए। क्यों लोगों से पैसा छीना जा रहा है? क्यों गरीब मजदूरों को उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही है? क्यों उनके लोग परिवार वहाँ भूखे मरे? खैर, क्योंकि भगत सिंह ने ये बम उन मजदूरों के हक के लिए फेंका था असेंबली बम में, इसलिए आज इसका महत्व है। क्योंकि 8 अप्रैल को जब उन्होंने बम फेंका तो ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, जिसमें मजदूरों का हक छीना जा रहा था, उनको हड़ताल करने का हक छीना जा रहा था, उनकी तनख्वाह बढ़ाने से रोकने के लिए हक छीना जा रहा था, तो आज हिंदुस्तान में मजदूरों की हालत उससे भी कहीं बदतर है। आज इस बात को 91 साल होने के बाद आज देखिए मजदूरों की हालत क्या है। लाखों लाख मजदूर जो है वो इस वक्त सड़कों पे मरे मरे फिर रहे हैं।
और उनको कोई रहने की, खाने की कुछ जगह नहीं है, और आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो 1-1 मीटर की डिस्टेंस बना के रखें। आप कौन सी जगह में उनको रख रहे हैं? एक डिब्बे में बंद करके 50-50 लोगों को रख रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि 1-1 मीटर की दूरी बना के रखिए। आप कह रहे हैं हाथ धोइए 5-5 मिनट में। कहाँ से हाथ धोए? कहाँ से पानी लाए? वो किस तरह के आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं? आप उनके जो मुसीबत का वक्त है उस वक्त में उनके साथ एक मजाक पैदा कर रहे हैं। किस तरीके की आपकी ये इस तरह की जो है, मैंने इस मुल्क में जो अंग्रेजों ने किया उससे ज्यादा बदतर हालत हमारे आज के हुक्काम कर रहे हैं। हमारे जनता के ये इस तरीके से, जो अंग्रेजों ने जिस तरह की दुश्मनी निभाई थी, इस तरह से ये लोग जनता के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं। तो खैर, उस वक्त भी, उस पार्लियामेंट के अंदर भी, जैसे इस पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत सारे लोग थे जो जनता के हमदर्द थे, जनता के हमदर्द थे, उस वक्त भी थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू उस वक्त उस सेंट्रल असेंबली के मेंबर थे, जिनका नाम जलियांवाला बाग में बहुत ज्यादा जाना गया है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने एक दिन उस असेंबली के अंदर भगत सिंह और उनके साथी को देखा। वो पहचानते थे। भगत सिंह ने उस वक्त शेव करवा दी थी और वो हैट वाला पहनने लगे थे, और लेकिन फिर भी उन्होंने पहचान लिया, और पहचान कर उस वक्त कुछ नहीं कहा, नज़र बचा के वो चले गए। बाद में लेकिन उन्होंने संदेश भेजा कि भाई, अगर मेरी किसी मदद की ज़रूरत हो, मुझे नहीं मालूम आप क्या करना चाहते हो, आपका क्या इरादा है, आपके मन में क्या है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं, किस तरीके से आपकी मदद कर सकूं, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू बहुत बड़े हमदर्द थे इन क्रांतिकारियों के, इन इनकलाबियों के। पंजाब में और बहुत लोग ये हमदर्द थे। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग इनके हमदर्द थे। डॉक्टर सत्यपाल थे, गोपीचंद भार्गव थे जो खुद जेल में डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर थे, चीफ मिनिस्टर रहे बाद में पंजाब के, तो वो खुद जेल में जाते थे, इनकी देखभाल करते थे मेडिकल, जब वो भूख हड़ताल पे थे। तो इस तरीके से बहुत लोग कांग्रेस के अंदर भी इनके हमदर्द थे उस वक्त भी। खैर, लेकिन जयदेव कपूर जो इनके साथी थे, उनके एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है दोस्त थे, दिलीप कपूर, उनके रिश्तेदार थे, असल में दोस्त नहीं थे, रिश्तेदार थे। तो वो पार्लियामेंट में ड्यूटी पे थे, सेंट्रल असेंबली में ड्यूटी पे थे, तो उनकी मदद ली उन्होंने। उनके साथ ना सिर्फ ये लोग गए अंदर, जयदेव कपूर, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद भी सेंट्रल असेंबली के अंदर जाकर पूरा जायजा लेकर आए कि लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, किस तरीके से पूरे एक्शन को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि वो तो इनके कमांडर इन चीफ थे। HSRA के मिलिट्री विंग के कमांडर इन चीफ तो चंद्रशेखर आज़ाद ही थे। जो पर्चा इन्होंने वहाँ पे फेंका पार्लियामेंट के अंदर, सेंट्रल असेंबली के अंदर, उस पे जो दस्तखत थे वो बलराज के थे, माने कमांडर इन चीफ बलराज, लेकिन वो पर्चा भगत सिंह का लिखा हुआ था, और वो बलराज जो है चंद्रशेखर आज़ाद का ही नाम था। तो वो मैंने वो भी देख कर आया, और इस तरीके से इन्होंने उस तरीके से अपने पासों का इंतज़ाम किया। अंदर जाके कई दिन देखते रहे, फ़ोटो वोटो खिंचवाए, और वो पर्चा तैयार किया। उसकी मुश्किल से उस वक्त उन्होंने 10-15 कापियाँ ही बनवाई। जो पर्चा रेड पर्चा कहते थे, उसको लाल पर्चा कहते थे, वो अपनी सीटों से बम फेंकने के बाद जब धमाके हुए तब धुआं उठा, और उठे हुए धुएं के बीच से वो लाल पर्चे 15-20 जो भी थे वो गिरे, और वो पर्चा कुछ सरकार ने भी अपने कब्जे में लिया। लेकिन उस वक्त वहाँ पे जो चमनलाल नाम के, मेरे ही नाम के थे सज्जन, वो हिंदुस्तान टाइम्स के कॉरेस्पोंडेंट थे। तो हिंदुस्तान टाइम्स के बाद में उन्होंने चमनलाल आज़ाद नाम से भगत सिंह और दत्त की अमर कहानी 300 पेज की उर्दू में बहुत शानदार किताब लिखी। आज वो किताब जो है बहुत कम लोग जानते हैं, उसकी तो बड़ी मुश्किल से कॉपी भी कहीं नहीं मिलती है। तो वो मैंने चमनलाल आज़ाद, बाद में वो भिक्खू चमनलाल भी हो गए, बड़े उनके परिवर्तन आए उनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो चमनलाल आज़ाद वहाँ से वो पर्चा अंदर से उठा लाए थे, अपने गैलरी से, रिपोर्टर गैलरी से वो पर्चा उठा लाए थे, और हिंदुस्तान टाइम्स के 8 अप्रैल
उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स का शाम का एडिशन निकलता था, इवनिंग एडिशन निकलता था, और शाम के एडिशन में ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उस पर्चे को भी छाप दिया। और उस वक्त और भी मैंने उस वक्त मामला था बड़ा ज़बरदस्त। आपको बताएं किस तरीके से वो सारी चीज़ें हुई। दुर्गादास, बाद में जो दुर्गादास खन्ना नाम से मशहूर हुए, पंजाब असेंबली के स्पीकर भी रहे, किताबें भी लिखी उन्होंने, वो पंजाब स्टूडेंट यूनियन में भगत सिंह वगैरह के साथ एक्टिव भी रहे थे। तो दुर्गादास उस समय स्टेट्समैन के कॉरेस्पोंडेंट थे। दुर्गादास को बड़ी दूर की सोच है। दुर्गादास ने सोचा कि अगर स्टेट्समैन कलकत्ता से निकलता था, उन्होंने सोचा कि अगर मैं कलकत्ता ये खबर भेजूंगा अपने टेलीग्राफिकली तो वो खबर अंग्रेज दबा देंगे, तो बेहतर ये होगा कि स्टेट्समैन का एक मेन ऑफिस लंदन में था। तो उन्होंने खबर सीधे लंदन भेजी और नतीजा ये हुआ कि अगले दिन न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में ये खबरें शाया हुई बड़े ज़बरदस्त तरीके से फ्रंट पेजेस पे, माने हिंदुस्तान टाइम्स में तो शाम को ही छप गई, और हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, हर तरह के अखबार में, कलकत्ता हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, सब जगह, न सिर्फ हिंदुस्तान, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के अनेक मुल्कों में, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इतने मुल्कों के अखबारों में जहाँ जहाँ ये, चूँकि अंग्रेज़ों का ये कॉमनवेल्थ जो आज बना हुआ है, तो बहुत सारे मुल्कों पे तो अंग्रेज़ों का सीधा राज था ही, और वो सारे जो अंग्रेज़ी भाषा बोलने वाले देश थे, माने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब मुल्कों में वो खबरें छपी, और वो बहुत सारे लेफ्टिस्ट जर्नल्स में भी छपी। आप मेरी एक वॉल पे आज देखिएगा, वहाँ के कनाडा की अखबार की एक खबर छपी हुई है उस दिन की, जिसमें लिखा है रेड स्टॉर्म असेंबली, कि इन लोगों को कम्युनिस्ट समझा जाता था, रेड समझा जाता था। और ये रेड जो इनको नाम से आज लोग इनको बहुत जो है दूसरे तरीके से भी पेश करना चाहते हैं, इनको पीली पगड़ी भी पहनाना चाहते हैं, इनको खाकी निकर भी पहनाना चाहते हैं, लेकिन इनकी जो असली रूप था वो उस वक्त के अखबारों ने, यहाँ तक कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी उस वक्त जो सुर्खियाँ लगाई बॉम्बे से या दिल्ली से या तमाम शहरों से, यही था कि कम्युनिस्ट स्टॉर्म असेंबली, रेड स्टॉर्म असेंबली, क्योंकि वो इस तरीके के कानूनों के खिलाफ सिर्फ कोई लेफ्टिस्ट ही इस तरीके के धमाके कर सकता था। मैंने पब्लिक सेफ्टी बिल या ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ये तो मजदूरों से संबंधित मामले थे, मजदूरों के हकों के संबंधित मामले थे, तो इसका उस तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट से तो उस तरीके से कोई डायरेक्ट ताल्लुक था नहीं। मैंने इस तरीके से ये, क्योंकि मजदूरों के हकों की बात करते थे, तो मजदूरों के हकों की बात कौन करने वाला था? तो मजदूरों के हकों की बात तो यही लोग करने वाले थे, तो इन लोगों ने मजदूरों के हकों के लिए किया था, इसलिए अंग्रेज इनको ठीक समझते थे। वो तो कहते थे कि ये कम्युनिस्ट है, ये रेड्स हैं, और इनको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इसीलिए भगत सिंह को मौत की सजा, सजाए मौत दी गई, बावजूद उसके कि पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ था उस सजा के खिलाफ। लेकिन अंग्रेजों ने कोई परवाह नहीं की, अंग्रेजों ने कोई परवाह नहीं की। अंग्रेजों को मालूम था कि भगत सिंह अगर जिंदा रहा तो न सिर्फ ये हमारी हुकूमत के लिए खतरा है, ये पूरे एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम के लिए खतरा है, कैपिटलिज्म के लिए खतरा है, कॉलोनियलिज्म के लिए खतरा है। ये हिंदुस्तान में सिर्फ हमें बाहर ही नहीं निकालेगा, ये हमारी पूरी जो यहाँ पे हमारी संपत्ति है, हमारे पेट्रोल पंप्स हैं, हमारे चाय बागान हैं, जो बाद में 1970 तक काबू नहीं किए, कब्जे में नहीं किए हिंदुस्तानी सरकार ने, तो ये सब पे कब्जा करेंगे। ये नौजवान अगर हिंदुस्तान में आ जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, अगर इनके सपनों का इनकलाब आ जाएगा, अगर ये अपने ढंग से इनकलाब करने में कामयाब हुए, तो हम ना सिर्फ हमारी हुकूमत जाएगी यहाँ से, हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हमारी जो यहाँ पे दौलत है, चाय बागानों के रूप में, पेट्रोल पंप्स के रूप में, और उस तरह की और सारी इंडस्ट्री के रूप में, उस पर भी ये लोग कब्जा करेंगे। ये तो नेशनलाइज कर देंगे, ये तो पूरी ज़मीन को भी नेशनलाइज कर देंगे, ये तो पूरे कारखानों को भी नेशनलाइज कर देंगे, जैसे सोवियत रूस में हो चुका था, सोवियत यूनियन में हो चुका था। तो वो तो जानते थे कि भगत सिंह हिंदुस्तान में सोवियत यूनियन बनाएगा, सोवियत यूनियन का मॉडल लागू करेगा। लेनिन उसका आदर्श है, इसलिए वो लेनिन के रास्ते पे चलते हुए हिंदुस्तानी निजाम को वो सोवियत निजाम के रूप में जरूर
बदलेगी अगर ये कामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए वो तो ये बिल्कुल ये चाहते थे कि इन लोगों को हम किसी भी तरीके से जिंदा रहने नहीं दे सकते, इनको खत्म करना हमारी ही नहीं पूरे वर्ल्ड के कैपिटलिज्म की और पूरे वर्ल्ड के कॉलोनियलिज्म की एक मजबूरी भी थी, और एक कहना चाहिए कि ये हमारी इच्छा भी थी। आज जो ट्रंप कर रहा है पूरी दुनिया में, ट्रंप क्या कर रहा है, मैंने हिंदुस्तान को धमका रहा है, पूरी दुनिया को धमका रहा है, धमका के वहां से दवाइयां मंगवा रहा है। मैंने हमारे लोगों के लिए दवाइयां रहे या ना रहे, ट्रंप के लोगों को दवाइयां मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दुनिया का मालिक है, पूरा कॉलोनियल मुल्क है, पूरा इंपीरियलिस्ट मुल्क है। उस इंपीरियलिस्ट मुल्क को दवाइयां चाहिए, गरीब मुल्कों को दवाइयां नहीं चाहिए, हिंदुस्तानी लोगों को दवाइयां नहीं चाहिए, उसको चाहिए, ट्रंप के लोगों को चाहिए। और वो खुद ट्रंप ने अपने मुल्क के लोगों का इतना बुरा हाल कर रखा है। इस समय कोरोना वायरस से अगर सबसे ज्यादा कोई पीड़ित मुल्क है, सबसे ज्यादा किसका हमला है, तो अमेरिका है। न्यूयॉर्क शहर का बुरा हाल है, और न्यूयॉर्क शहर में उसने, ट्रंप ने वेंटिलेटर तक प्रोवाइड नहीं किए। 30,000 वेंटिलेटर चाहिए उनको, मुश्किल से उनके पास 10,000 वेंटिलेटर है। तो ये ट्रंप और बोल्सोनारो और हमारे जैसे मुल्क के ये सारे के सारे नेता ये कोरोना वायरस के वक्त में जनता के लिए नहीं, इनको कॉर्पोरेट्स की चिंता है, उनको कॉर्पोरेट्स को बचाना चाहते हैं, ये अपने आप को बचाना चाहते हैं। और ये पूरे 20,000 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्ता पे खर्च कर देना चाहते हैं। वो कोरोना वायरस को लड़ने के लिए खर्च नहीं करना चाहते, गरीबों को बचाने के लिए खर्च नहीं करना चाहते, अस्पताल बनाने के लिए खर्च नहीं करना चाहते। इनको पार्लियामेंट नहीं चाहिए। आप उस पार्लियामेंट पे 20,000 करोड़ खर्च करेंगे, कम से कम 100 अस्पताल बनाइए। इंग्लैंड ने 9 दिन के अंदर अंदर अस्पताल खड़ा कर दिया। हमारे हिंदुस्तान में 30 जनवरी के बाद से ये कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बजी हुई है। कितने अस्पताल बताए आपने? बताएं, कितने अस्पताल बनाए आपने? कौन से जगह पे आपने अस्पताल बनाया? आपको कोई चिंता नहीं है, आपको डॉक्टरों की कोई चिंता नहीं है, आपको नर्सों की कोई चिंता नहीं है। वो नर्सें और डॉक्टर जनता के लिए, उनकी सेवा के लिए कुर्बान हो रहे हैं। आप अपने घरों में बड़े मजे से बैठे हुए हो और अपने तालियां बजा रहे हो, दिए जला रहे हो, आतिशबाजियां चला रहे हो, लोग मर रहे हैं और आप आतिशबाजी चला रहे हो। शर्म नहीं आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। आप जिस तरीके से हिंदुस्तान को इस वक्त दिखा रहे हो, वो माने जनता से दुश्मनी का एक पूरा रूप है। आज आप भगत सिंह के बारे में जब आप बात कर रहे हो, आपको भगत सिंह को ये याद करना चाहिए, ये जनता है, ये बहरों को सुनाने के लिए धमाके करती है, करेगी, फिर करेगी अगर आप नहीं सुनेंगे। तो ये आज के दिन का संदेश ये है कि आप भगत सिंह के किए हुए धमाके से कुछ सीखें। भगत सिंह ने जब अदालत में ये बयान दिया है, जब दिल्ली असेंबली बम कांड का मुकदमा चला, आप इसकी पूरी बात थोड़ी समझ लीजिए कि उस पे 6 जून 1929 को भगत सिंह और दत्त का बयान आसफ अली वकील ने अदालत में पढ़ा। अदालत ने कहा, ये आसफ अली तुम्हारा लिखा हुआ बयान है? उसने कहा, नहीं जनाब, ये मुझे जेल से उन्होंने दिया, भगत सिंह और दत्त ने दिया। तो उन्होंने कहा, वो लड़के जो BA पास भी नहीं है, जो ग्रेजुएट भी नहीं है, इतनी अच्छी अंग्रेजी में कैसे बयान लिख सकते हैं? तो उसने कहा, जनाब, जैसा उन्होंने दिया मैं तो वैसा पढ़ रहा हूँ। उस बयान में क्या कहा था भगत सिंह ने? भगत सिंह ने ये कहा था कि देखो दुनिया के एक्सप्लॉयटेशन करने वाले लोगों, आप इस बात को समझ लो, ये हमने धमाका आपको जगाने के लिए किया है। आप अगर अब भी नहीं समझोगे, अब भी अगर अपनी एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम जारी रखोगे, तो ये धमाके बंद नहीं होंगे। 91 साल बाद आज हमारे मुल्क की हालत क्या है? न सिर्फ हमारे मुल्क की, अमेरिका की हालत भी क्या है, अफ्रीका की हालत भी क्या है, एशिया के तमाम मुल्कों की हालत क्या है। सब जगह एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम पहले से ज्यादा भयंकर हो गया। कारपोरेट कैपिटलिज्म में बदल चुकी है दुनिया, और ये कोरोना वायरस उसी का नतीजा है। ये कारपोरेट कैपिटलिज्म का नतीजा है जो कोरोना वायरस के रूप में सामने आया है। 100 साल पहले वार्न किया था रोजा लग्जमबर्ग ने कि देखो, या तो दुनिया को सोशलिज्म लाना पड़ेगा, और या फिर सोशलिज्म नहीं लाएंगे तो बारबेरिज्म आएगा जिसमें दुनिया खत्म हो जाएगी। ये कोरोना वायरस उस बारबेरिज्म का एक रूप है।
आपके कॉरपोरेट कैपिटलिज्म ने ये कोरोना वायरस पैदा किया है। ये कोरोना वायरस कहीं आसमान से टपका नहीं है, ये कोई उसके किसी का दिया हुआ नहीं है, ये किसी का दिया हुआ अभिशाप नहीं है, ये आपके कैपिटलिज्म का अभिशाप है, ये आपके कॉरपोरेट कैपिटलिज्म का अभिशाप है कि इसमें आप जो है समझ जाइए। ये वार्निंग सिग्नल है। देखिए, ये लाखों लोगों की कुर्बानी लेके जाएगा, लेकिन लाखों गरीब लोग, ज़्यादा उनमें गरीब होंगे, थोड़े बहुत अमीर लोग भी शायद मरेंगे उसमें, लेकिन ज़्यादातर लोग गरीब ही मरेंगे। लाखों लोग मरेंगे, लेकिन ये इसकी जिम्मेदारी कॉरपोरेट कैपिटलिज्म पे है। कोरोना वायरस तो उसका एक लक्षण है, एक लक्षण के रूप में कोरोना वायरस पैदा हुआ है। ऐसे वायरस बार बार पैदा होंगे अगर आप अपना सिस्टम नहीं चेंज करोगे। अगर पूरे आप देखिए इस वक्त दुनिया में कहाँ कहाँ कम असर है कोरोना वायरस का। सबसे कम असर है क्यूबा में। क्यूबा जो एक सोशलिस्ट स्टेट है, क्यूबा ने सारी दुनिया की इस वक्त इंसानियत की सेवा करने में क्यूबा सबसे आगे है। क्यूबा ने अपने डॉक्टरों को भेजा है सारी दुनिया में, बहुत सारे देशों में भेजा है कि जाके बचाइए लोगों को कोरोना से। वो जितना बेचारे कर सकते हैं खुद अपनी कुर्बानी दे के वो कर रहे हैं। दूसरा कम असर कहाँ पे है? दूसरा कम असर है जो सोशल वेलफेयर स्टेट्स है। वो सोशल वेलफेयर स्टेट कौन है? वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की है। हालांकि वहाँ पे हुकूमतें कंजर्वेटिव पार्टियों की भी क्यों ना हो, फिनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, ये सब मुल्क हैं जहाँ पे सोशल वेलफेयर स्टेट्स हैं, जहाँ पे पूरी एजुकेशन फ्री है, यहाँ पे पूरी मेडिकल फ्री है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चा जो है मेडिकल और एजुकेशन पे किया जाता है। वहाँ पे कोरोना वायरस का असर कम है, इसलिए क्योंकि उनका कंसर्न जनता की सेहत पे और जनता की शिक्षा पे है। जबकि हमारे देश का कंसर्न या हमारे जैसे दूसरे देशों का कंसर्न, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या मैंने एशिया के मुल्क हों, अफ्रीका के मुल्क हों, उनको कंसर्न कॉरपोरेट्स, ये अडानी अंबानियों का कंसर्न है। उनको लाखों करोड़ों जनता का कंसर्न नहीं है, उन मजदूरों का कंसर्न नहीं है। पहली बार आंखें खुल गई हैं देश की कि कैसे करोड़ों लोग सड़कों पे पहुंच जा सकते हैं। उनको अगर एक दिन के लिए भी रोजगार नहीं मिलता तो भूखे मरने की हालत में पहुंच जा सकते हैं। तो इसलिए इस वार्निंग सिग्नल को आप समझिए। भगत सिंह ने अपने बयान में यही कहा था कि ये आपका एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम जो है, ये आपका कैपिटलिज्म एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम है। मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण जब तक जारी रहेगा तब तक ये जंग भी जारी रहेगी। ये धमाका जो भगत सिंह ने, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, सैंडर्स के साथ या किसी के भी साथ हमें, क्योंकि हम चाहते तो इसी असेंबली में उस दिन वो साइमन भी मौजूद था, जॉन साइमन, जिसके खिलाफ इतनी बड़ी प्रदर्शन की है हिंदुस्तान ने। वहाँ पे जेम्स क्रियर भी मौजूद था जो होम सेक्रेटरी था, जिसको आज आप होम मिनिस्टर कहोगे। लेकिन हमने किसी को नुकसान नहीं करना चाहा। हमने सिर्फ, आप जानते हैं कुछ बेंचें टूटी हैं सिर्फ, और दो चार लोगों के थोड़े बहुत जो है कहना चाहिए कि झटके लगे हैं शरीर पे, कुछ हल्की सी चोटें लगी, लेकिन किसी को भी मारने की इच्छा नहीं थी। हम सोच भी कैसे सकते थे किसी को मारने के लिए, जबकि हमारे ही देश के बहुत बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता इस असेंबली में उस वक्त मौजूद थे। और देखिए पूरा हॉल असेंबली का खाली करवा लिया गया था उसी धमाके के बाद, लेकिन कुछ लोग थे जो हॉल के अंदर मौजूद रहे, और उनमें कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू, जिसको सबसे ज्यादा गालियां ये आज का निजाम दे रहा है। सबसे ज्यादा गालियां आज का निजाम जो है पंडित मोतीलाल नेहरू को दे रहा है। जवाहरलाल नेहरू के पिता थे वो उस वक्त सेंट्रल असेंबली के सदस्य थे। वो हाल में मौजूद रहे, डर के भागे नहीं, बेंच के नीचे छिपे नहीं। वो मदन मोहन मालवीय भी मौजूद थे। अंग्रेज जो है डर के मारे बेंचों के नीचे छिप गए थे। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जिन्ना, ये सब जो है वहीं खड़े रहे असेंबली में। उन्होंने, ये उस वक्त के राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्रीय इज्जत के प्रतीक थे। चाहे वो बाद में आप जिन्ना को जो मर्जी कहिए, लेकिन उस वक्त वो राष्ट्रीय एकता के ही, राष्ट्रीय असीमता के ही, राष्ट्रीय डिग्निटी के ही प्रतीक थे। मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, तीन लोगों का नाम, और भी बहुत सारे लोग थे जो उस वक्त मौजूद रहे। लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त ये हिम्मत दिखाई कि हम लोग जो है इसको
देख रहे हैं सामने से। उस वक्त सर शोभा सिंह भी मौजूद थे। वैसे सर शोभा सिंह की जो खुशवंत सिंह के पिता थे, उनकी बाद में गवाही भी हुई, और गवाही उनकी दिल्ली असेंबली बम कांड में हुई थी, ना कि लाहौर कंस्पिरेसी कांड में। जो लोग शोभा सिंह को जिम्मेदार ठहराते हैं भगत सिंह की फांसी के लिए, वो लाल कृष्ण आडवाणी ने भी एक बार ठहरा दिया था अपने किसी बयान में, लेकिन वो गलत है। उनकी गवाही सिर्फ दिल्ली असेंबली कांड में ही हुई थी, और उसमें उन्होंने पहचाना था इनको कि हाँ, हमने इनको बम फेंकते हुए देखा था। तो ये मैंने उस वक्त के सेंट्रल असेंबली की हालत थी। आप जानते हैं कि बाद में वो मुकदमा उसी वक्त चला, और आप जानते हैं कि उस वक्त भगत सिंह के परिवार को कितना कष्ट झेलना पड़ा। भगत सिंह के 10 साल के छोटे भाई कुलतार सिंह जो उनकी उम्र उस वक्त 10 साल थी, उनको गिरफ्तार किया गया भगत सिंह के बम फेंकने के बाद। और भगत सिंह के पिता को 8 अप्रैल से लेकर 3 मई तक, लगभग 1 महीने तक उनको मिलने नहीं दिया गया था। और वो मैंने इस तरह के कष्टों से गुजर कर ये निकले हैं। और उस वक्त अदालत में गए, इन्होंने बयान दिए, और उनका बयान आज ऐतिहासिक बयान है। 6 जून 1929 का बयान आज पूरी दुनिया के पॉलिटिकल साइंटिस्ट की थ्योरीज का एक अहम हिस्सा है, और बाहर तो कई जगह पढ़ाया भी जाता है। हमारे हिंदुस्तान में पता नहीं उसको कभी पढ़ाया जाएगा या नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। जिस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट कास्ट्रो ने दी थी जब उन्होंने 1956 में वहाँ पे क्यूबा में पहली बार विद्रोह किया था, असफल क्रांति की थी, और उस वक्त उन्होंने कहा था, हिस्ट्री विल एब्सॉल्व मी, इतिहास मुझे मुक्त करेगा। और उसके बाद उनको 15 साल की सज़ा हुई थी। 15 साल की सज़ा के बाद 2-3 साल के बाद फिर उनको छोड़ दिया गया था। फिर 59 में उन्होंने क्रांति करके दिखा दी थी। तो ये भगत सिंह का बयान उसी परंपरा का बयान है जो 6 जून 1929 का बयान है, कि ये एक वार्निंग है पूरे कैपिटलिस्ट सिस्टम के लिए, पूरे एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम के लिए, कि आप एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम बंद कर दो। ये आपके ही हित में है, आपके हित में, इंसानियत के हित में है। और मजदूरों को उनकी मजदूरी दो, उनकी पूरी मेहनत का फल दो उनको, वरना तो ये कोरोना जैसे जो वायरस है वो पैदा होते रहेंगे। और आज वैसे फिर मजदूर, वैसे ही करोड़ों मजदूर सड़कों पे रहेंगे। तो ये मुकदमा चलाया गया दिल्ली में, और इसका फैसला जो है वो 12 जून 1929 को कर दिया गया। देख लीजिए, 2 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला भी कर दिया गया, और दोनों को उम्र कैद करके, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को, और वहाँ से 15 जून को वहाँ से मियांवाली जेल के लिए और लाहौर जेल के लिए उनको भेज दिया गया। लेकिन उसी वक्त भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने आपस में रेल में जाते हुए ये फैसला कर लिया कि हम भूख हड़ताल पे जाएंगे, क्योंकि जो सुविधाएं उनको एक पॉलिटिकल कैदी के रूप में दिल्ली के जेल में मिल रही थी, उनको सजा होने के बाद लाहौर और मियांवाली जेल के भेजते समय वो सारी सुविधाएं उनसे छीन ली गई, और उनको कहा गया कि ना उनको कोई अच्छा खाना मिलेगा, ना उनको कोई अखबार पढ़ने को मिलेंगे, और वो बिल्कुल एक क्रिमिनल्स की तरह, कैदियों की तरह रखे जाएंगे। तो उसी वक्त उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर लाया गया और भगत सिंह को मियांवाली जेल भेजा गया। और आप जानिए कि 10 जुलाई 1929 को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का मुकदमा लाहौर में शुरू हुआ था, और भगत सिंह जब अदालत में पेश करने के लिए लाए गए तो स्ट्रेचर पे लाए गए थे, क्योंकि 15 जून से 10 जुलाई तक भूख हड़ताल के कारण वो इतने कमज़ोर हो चुके थे। तब जाके पूरे हिंदुस्तान को पता चला कि भगत सिंह 15 जून से भूख हड़ताल पे, और उसके बाद से लाहौर के तमाम इनके साथी जो थे वो भूख हड़ताल में शामिल हुए। और ये भूख हड़ताल 15 जून से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक 110 दिन तक चली, जिसमें 13 सितंबर 1929 को उनके बहुत प्रिय साथी जतिन दास ने अपनी शहादत दी 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद। तो दोस्तों, ये 8 अप्रैल 1929 का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, बहुत पूरी लंबी परंपरा है। ये परंपरा आज तक जारी है, आज तक मजदूरों का संघर्ष जारी है। आज जिन मजदूरों के लिए भगत सिंह लड़े थे, वो मजदूर आज भी लाखों करोड़ों की गिनती में सड़कों पर हैं। आप सब उनके लिए कुछ कीजिए, वो भूखों मर रहे हैं। मैं जानता हूँ
कि आज हमारे जितने नौजवान संगठन हैं, जितने किसान संगठन हैं, पंजाब में, पंजाब से बाहर, दिल्ली में लंगर लगा रहे हैं, उनके लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं, उनको खाना बांट रहे हैं, उनकी जितनी मदद हो सके कर रहे हैं। जो मदद सरकार को करनी चाहिए थी वो सरकार नहीं मदद कर पा रही, वो आप कर रहे हो, आप जनता कर रही हो, आप विद्यार्थी संगठन कर रहे हो, आप किसान संगठन कर रहे हो, आप मजदूर संगठन कर रहे हो, आप लेफ्टिस्ट पार्टियां कर रही हो। सरकार नहीं कर रही वो सब कुछ जो सरकार को करना चाहिए। लेकिन जो आप दबाव बनाइए सरकार के ऊपर कि ये मजदूरों का हक है, आप मजदूरों को इस तरह से भूखों मरने नहीं दे सकते। और हमारी अदालतों को भी ये जानना चाहिए कि हमारी अदालतें अगर इनसे ये पूछती हैं कि सरकार इनको खाना दे रही है तो इनको तनख्वाह की क्या जरूरत है। वो सरकार जी और अदालतों जी, इनका कुछ घर परिवार भी है, उनको भी खाना चाहिए। अगर ये मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी तो उनका घर परिवार भूखा मरेगा, उनके बच्चे भूखे मरेंगे। आप तो अपने शहरों में बैठे हो, बड़े आराम से बैठे हो, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उनके बारे में सोचिए जो बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, जहाँ जहाँ से ये मजदूर चल कर आए हुए हैं, उनके जो घर परिवार वहाँ भूखे मर रहे हैं बिना इनकी मजदूरी के, बिना इनकी तनख्वाह के। तो क्या वो सब कोरोना के लिए शहीद कर दिए जाएंगे? अदालत जी, हायर जुडिशरी जी, जरा सोचिए, कुछ संवेदना रखिए, कुछ संवेदना रखिए। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे संविधान की बात करते हो, संविधान में तो हर मजदूरों के हक की बात कही गई है। आप उस संविधान के लिए ही, डॉक्टर अंबेडकर के नाम के लिए ही, भगत सिंह के नाम के लिए ही उन मजदूरों के हकों की रक्षा करने की कुछ कोशिश कीजिए। सरकार अगर नहीं कर रही तो अदालत जी आपका फर्ज बनता है। माय डियर हायर जुडिशरी जी, आपका फर्ज बनता है। आप इस मुसीबत की वक्त में अपना फर्ज निभाइए, अपने फर्ज से मुंह मत मोड़िए। आप फर्ज से मुंह मोड़ेंगे तो सरकार को चिंता नहीं है इन मजदूरों की, मर जाएं, इनको कोई चिंता नहीं है। इनको अडानी अंबानी की चिंता है, इनको कारपोरेट वर्ल्ड की चिंता है, इनको सेंट्रल विस्ता की चिंता है, अपने 20,000 करोड़ उस पर खर्च करने की चिंता है। मजदूरों की चिंता नहीं है। अस्पताल बनवाते अगर मजदूरों की चिंता होती, अस्पताल बनवाते। इस वक्त सबसे जरूरी अस्पताल बनवाना है। मैं सवाल करता हूं कि वो 20,000 करोड़ रुपए के क्यों नहीं अस्पताल बनाए जा रहे, क्यों नहीं दवाइयां खरीदी जा रही, क्यों नहीं उनकी टेस्टिंग की जा रही, क्यों नहीं उन सब को मजदूरों को सुरक्षा दी जा रही कोरोना वायरस से। आप धकेल रहे हैं उनको, आप धकेल रहे हैं उनको आग के मुंह में, कोरोना के मुंह में। आप जिम्मेदार हैं। आप 20,000 करोड़ रुपए जो अपने सेंट्रल विस्ता पे खर्च कर रहे हो, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको बुलेट ट्रेन की चिंता है, आपको मजदूरों की कोई चिंता नहीं है। मजदूरों की चिंता करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो भगत सिंह पैदा होंगे, भगत सिंह पैदा होंगे, धमाके होंगे। इसलिए इसको, इस दिन को इस रूप में समझ लीजिए कि भगत सिंह ने आपको एक वार्निंग दी थी, आपके भले के लिए दी थी, आपके भले के लिए दी थी, इंसानियत के भले के लिए दी थी। अपनी कुर्बानी दे दी उन्होंने, लेकिन फिर भी आपको एक रास्ता दिखा के गए। ये रास्ता समाजवाद का रास्ता है, कोई और रास्ता नहीं है भगत सिंह के रास्ते के बिना, रोजा लग्जमबर्ग के रास्ते के बिना। ट्रंप और मोदी और बोल्सोनारो का रास्ता इस मुल्क को नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। कारपोरेट कैपिटलिज्म का रास्ता नहीं बचा सकता, सिर्फ समाजवाद का रास्ता बचा सकता है। इस वक्त क्यूबा ने जैसे बचाया है अपने लोगों को, क्यूबा ने जैसे जनता को बचाया है, वैसे ही करना पड़ेगा, वरना लाखों लोग मरेंगे, लाखों लोग मरेंगे। दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। भगत सिंह और दत्त को उनके इस महान जो ऐतिहासिक घटना है और उनकी इस वार्निंग को जो पूरे मुल्क को दी थी उन्होंने 91 वर्ष पहले, आज वो वार्निंग उतनी ही सच्ची वार्निंग है। उस वार्निंग को आप समझिए, उस वार्निंग को आप समझिए कि ये वार्निंग पूरे मुल्क के लिए है। इस वार्निंग को 3 नारे लगाए थे भगत सिंह ने
जब बम फेंके थे भगत सिंह और दत्त ने। पहला नारा था इनकलाब जिंदाबाद। आज ये नारा पूरी दुनिया में, पूरे साउथ एशिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, हिंदुस्तान में, सब जगह ये नारा पूरी वर्किंग क्लास का, पूरे स्टूडेंट यूनियंस का, पूरे एम्प्लॉय यूनियन का, पूरे किसान संगठनों का, सबका नारा बन चुका है ये इनकलाब जिंदाबाद। दूसरा नारा उन्होंने लगाया था साम्राज्यवाद का नाश हो, डाउन विद इंपीरियलिज्म, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म। आज फिर इंपीरियलिज्म अपने भयावह रूप में पूरी दुनिया के सामने है। ट्रंप के रूप में इंपीरियलिज्म है सामने, जो हिंदुस्तान जैसे मुल्कों की बाम रोड के दवाइयां छीनता है हमसे। हिंदुस्तान के गरीब लोगों की दवाइयां ट्रंप छीन रहा है। वो जैसे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था, जैसे उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म हिंदुस्तान का खून चूस चूस के अपने लोगों को ले जाता था, धन विदेश चली जात यही बड़ी खुआरी। अंग्रेज राज सुख साज सबे सुख भारी, धन विदेश चली जात यही भारी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। अंधेर नगरी नाटक लिखा था उन्होंने। उस वक्त उस अंधेर नगरी नाटक को भगत सिंह खेलते थे अपने नेशनल कॉलेज के वक्त में। और तीसरा नारा लगाया था उन्होंने, दुनिया के मजदूरों एक हो, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। ये नारा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली के अंदर लगाया था, 91 साल पहले लगाया था। आज फिर वही मजदूर सड़कों पे, उनको पूरी दुनिया के मजदूर सड़कों पे, खाली हिंदुस्तान के नहीं, पाकिस्तान का भी यही हाल है, बांग्लादेश का भी यही हाल है, और मुल्कों का भी यही हाल है, एशिया अफ्रीका के मुल्कों का भी यही हाल है। मजदूर इस वक्त कोरोना से अगर कोई सबसे ज्यादा पीड़ित है, सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर है, तो वो दुनिया भर के मजदूरों के ऊपर। चाहे वो खेतों में मजदूरी करते हो, चाहे वो कारखानों में मजदूरी करते हो, चाहे वो दुकानों पे मजदूरी करते हो, चाहे वो मालों में मजदूरी करते हो, जहाँ भी करते हो, जहाँ भी कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म के लिए, फ्यूडलिज्म के लिए वो अपनी श्रम देते हैं, वो सबसे ज्यादा संकट में वही है। तो इसलिए आज भगत सिंह के वो तीनों नारे 8 अप्रैल 1931 को उन्होंने दिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा तो हजरत मोहानी ने लगाया था, बहुत पहले इजाद किया था। भगत सिंह के नाम से वो पॉपुलर हो गया, वो इतना पॉपुलर हो गया कि आज जब भगत सिंह को याद करना होता है तो सब जगह इनकलाब जिंदाबाद का नारा ही लगता है। आप बड़े हैरान होंगे कि शाहीन बाग में, पूरे हिंदुस्तान में जितने शाहीन बाग रहे 100 जगहों पे, सब जगह इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे ज्यादा लगता था। भगत सिंह को इनकलाब जिंदाबाद के नारे से उन्होंने याद किया, महात्मा गांधी को भी याद किया, लेकिन भगत सिंह को भी इनकलाब जिंदाबाद के नारे से याद किया। तो इसलिए आज फिर भगत सिंह की जरूरत है इस मुल्क को। भगत सिंह की जरूरत भगत सिंह के विचारों के रूप में आएगी। भगत सिंह तो नहीं आने वाला बाद में, आप में से भगत सिंह पैदा होंगे, नए नौजवानों से भगत सिंह पैदा होंगे, लेकिन भगत सिंह के विचार जिंदा है। भगत सिंह के विचार जिंदा हैं और भगत सिंह के विचार सार्थक हैं। आज भगत सिंह के विचारों की सबसे ज्यादा जरूरत है हिंदुस्तान को, न सिर्फ हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को और पूरी दुनिया को। भगत सिंह की, फिडेल कास्ट्रो की, शे गुवेरा की, ये हैं आज के रोशनी स्तंभ। इन लोगों ने, क्यूबा के डॉक्टर, ये है आज के रोशनी स्तंभ। कोरोना के टाइम में कौन है रोशनी स्तंभ? ये दिए नहीं जो आप जो नाटक करने के लिए जलाते हो यहाँ दिखाने के लिए और उसके ऊपर पटाखे छोड़ते हो, वो दिए हैं क्यूबा के डॉक्टर। क्यूबा के डॉक्टर हैं दिए, क्यूबा के डॉक्टर हैं वो मोमबत्तियां, जहां से पूरी दुनिया में रोशनी फैल रही है और पूरी दुनिया को एक सहारा मिल रहा है सिर्फ क्यूबा के डॉक्टरों से। ट्रंप और मोदी और बोल्सोनारो से नहीं मिल रहा। ये तो लोगों को बिल्कुल चिंता के बगैर ये बैठे हुए हैं, भाषण दे रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, जन की बात नहीं कर रहे, मजदूर की बात नहीं कर रहे, किसान की बात नहीं कर रहे, इंसान की बात नहीं कर रहे, इंसान की बात नहीं कर रहे। इंसान की बात सिर्फ क्यूबा कर रहा है, इंसान की बात सिर्फ सोशलिस्ट विचारों वाले लोग कर रहे हैं। इंसान की बात जेरेमी कॉर्बिन ने भी की, इंसान की बात बर्नी सैंडर्स ने भी की, लेकिन ये कैपिटलिस्ट और कारपोरेट के गुलाम लोग, ये कोई इंसान की बात नहीं कर रहे। इंसान की बात की जरूरत है।
आज भगत सिंह के 8 अप्रैल के धमाके की सबसे बड़ी मैसेज ये है, इंसान की बात करो, जन की बात करो, कोरोना से तभी जीत पाओगे, वरना लाखों मजदूरों में से कितने मजदूर शिकार होंगे कोई नहीं कह सकता। मिडिल क्लास में से, अमीर लोगों में से थोड़े से लोग शिकार होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि कोरोना गरीब और अमीर में फर्क नहीं करता। अमीर के पास साधन है, इसलिए वो अपने आप को बचा लेगा, बड़ी संख्या में बचा लेगा। गरीब के पास कोई साधन नहीं, मजदूर के पास कोई साधन नहीं, वो नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। सबसे ज्यादा वही मारे जाएंगे, सबसे ज्यादा वही मारे जाएंगे। इस कोरोना में भी, दुनिया की वर्ल्ड वॉर 2 में भी वही मारे गए थे। वर्ल्ड वॉर 2 में करोड़ों लोग मारे गए थे। उस वक्त भी दुनिया को एक सोशलिस्ट निजाम ने बचाया था, सोवियत यूनियन ने बचाया था। 2 करोड़ लोगों की कुर्बानी देके हिटलर को खत्म करके बचाया था सोवियत यूनियन ने। आज वो रोल बहुत थोड़े से रूप में, बहुत थोड़े से रूप में, छोटे से रूप में क्यूबा कर रहा है, सोशलिस्ट मुल्क कर रहा है। क्यूबा से लड़ने के लिए इस वक्त दुनिया का एकमात्र सोशलिस्ट मुल्क क्यूबा एक नन्हा सा दिया, 250 मुल्कों में एक नन्हा सा दिया जल रहा है, रोशनी उससे, वो क्यूबा है। क्यूबा के डॉक्टर हैं इंसानियत के सच्चे दूत, इंसानियत के सच्चे दूत। उनको सलाम करिए, उनको सलाम करिए। नाटकबाजी बंद करिए, पटाखे छोड़ने बंद करिए, मौतों का जश्न मनाना बंद करिए। किसी को सलाम कर सकते हैं तो डॉक्टरों को करिए, नर्सों को करिए, क्यूबा के डॉक्टरों को सबसे ज्यादा करिए। और अपने डॉक्टरों को मास्क दीजिए, पीपीई दीजिए, लोगों की उनके प्रति नफरत खत्म कीजिए। जो डरते हैं उनसे, वो आपके रक्षक हैं, उनसे आप डरेंगे तो कोई नहीं बचाएगा आपको। डॉक्टरों को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी सहायता की, जनता की सहायता की। मजदूरों को भी अगर कोई बचा पाएगा तो शायद डॉक्टर ही बचा पाएंगे, ये कारपोरेट हुक्काम नहीं बचा पाएंगे। ये कारपोरेट हुक्काम के गुलाम, ये 56 इंच वाले 2 इंच के हैं ट्रंप के सामने, 2 इंच के। जरा सी बाजू मरोड़ के हिंदुस्तान की दवाइयां छीन के ले गया, मजदूरों की दवाइयां छीन के। 56 इंच 2 इंच में बदल गया। आप अपने डॉक्टरों की मदद करिए, गवर्नमेंट ना भी कर रही हो अपने लेवल पे करिए। जो ये प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के फंड में देना बेकार है। आप सिर्फ डॉक्टर्स को अपने लेवल पे, कहीं भी हो आप, डॉक्टर्स के लिए फंड इकट्ठा करिए, डॉक्टर्स के लिए मास्क इकट्ठा करिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, उनको जो जरूरत है वो अपने पैसे इकट्ठे करके उनको दीजिए। अपने फंड का सही इस्तेमाल वो है। सरकारें कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। सिर्फ आप जनता ही हो जो इस वक्त खुद को भी बचाओगे और डॉक्टरों को भी आपको ही बचाना है। डॉक्टर आपको बचा रहे हैं, आप उनको बचाइए। उनकी रक्षा के लिए जो भी जरूरी सामान है, मेडिकल किट्स हैं, वो उनको जरूर दीजिए। और जहां जहां भी जो भी कोई कहना चाहिए जनता का हित रखता है, जितने करोड़ आप दे रहे हो सरकारों को, वो अपने अपने क्षेत्र में अस्पताल बनाने पे खर्च करिए। अपने अपने क्षेत्र में जो एमपीज हैं, जिनका एमपी लेड फंड है, जो एमएलए हैं, आप अपने अपने क्षेत्र में एक एक अस्पताल बनवाइए तुरंत तुरंत। अगर 9 दिन में इंग्लैंड अस्पताल बना सकता है, आप भी बना सकते हो। जनता आपके साथ जुट जाएगी, जनता खुद अपनी श्रमदान करेगी। कार सेवा सीख लीजिए, कार सेवा से अस्पताल बनवाइए।
इस वक्त अस्पतालों से ज़्यादा बड़ी ज़रूरत किसी चीज़ की नहीं है। करेंगे लोग, कार सेवा करेंगे, बिना मजदूरी के करेंगे, सब अपने लिए करेंगे, लेकिन अस्पताल बनवाइए। डॉक्टरों को जगह जगह कोशिश करिए कि डॉक्टर जगह जगह जाएं। तो दोस्तों, ये आज के दिन को हम इसी रूप में याद करें, बस इसके साथ ही मैं भगत सिंह और दत्त को, जो उन्होंने उस वक्त पार्लियामेंट में, आज की संसद में, सेंट्रल असेंबली में 2 बम फेंक के, जो बिल्कुल हार्मलेस थे, जिनसे सिर्फ धमाके हुए, बहुत ज़ोरदार धमाके हुए, उन धमाकों से उन्होंने जो संदेश दिया वो आज फिर बहुत ज़रूरी है। और जो संदेश उन्होंने अदालत के ज़रिए दिया कि ये मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण, और ख़ास तौर पे आज जो कॉरपोरेट कैपिटलिज्म के द्वारा शोषण हो रहा है, जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस जैसे वायरस पैदा हो रहे हैं, जो बार्बरिज्म का एक दूसरा रूप है, उससे लड़ने के लिए जनता की एकता बेहद 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 ज़रूरी है। भगत सिंह के विचारों को फॉलो करिए। नौजवान सभाएं, स्टूडेंट यूनियन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, आप सब इकट्ठे होके इस कोरोना वायरस से, सरकार नहीं लड़ेगी, आप ही लड़ोगे, आप ही इकट्ठे होकर लड़ोगे, आप ही इकट्ठे होकर लड़ोगे। शुक्रिया।